हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको कि हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सा एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, कौन सा एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आइए सीखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी आखिरकार होता क्या है। तो जब कभी भी आप ये वर्ड सुनते होंगे डोमेस्टिक टेरिटरी, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला जो पिक्चर आता होगा वो यही आता होगा कि हमारे भारत देश का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, और नो डाउट ये आना भी चाहिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं। ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, लेकिन सिर्फ इसी को डोमेस्टिक टेरिटरी मान लेना ये गलत है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जो हमारे देश के अंदर होते हुए भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जो हमारे देश के बाहर होंगे, फिर भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कंसेप्ट को कि आखिरकार जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो डेफिनेशन क्या कहता है और डेफिनेशन आया कहाँ से। ठीक है, तो सपोज दैट कि आप यूपी में रह रहे हैं, ठीक है, और आपको यूपी से जाना है मुंबई। ठीक, तो अगर आपको यूपी से मुंबई जाना है या आपको कोई सामान भेजना है, तो क्या आपको महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया हम आए कि ना आए? तो आंसर क्या है? ऐसा नहीं है। आपको किसी भी तरह का किसी प्रकार का आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन या फिर बैरियर नहीं है अगर आप यूपी से मुंबई जाना चाहते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन या बैरियर क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का दोनों एरिया जो है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे देश में। ठीक है, तो जो फ्रीडम ऑफ कैपिटल गुड्स सर्विसेज यूपी से मुंबई के बीच में था, क्या वही सेम फ्रीडम यूपी से यूएसए के बीच में होगा? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको यूएसए के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आए कि ना आए। और फिर यूएसए का गवर्नमेंट जो है आपको परमिशन देगा, किसके फॉर्म में? पासपोर्ट और वीज़ा के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग बखूबी देख पा रहे हैं कि जहाँ एक तरफ यूपी और मुंबई के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वहीं दूसरी तरफ यूपी और यूएसए के बीच में रिस्ट्रिक्शन है, किसके फॉर्म में? पासपोर्ट और वीज़ा के फॉर्म में। और ये रिस्ट्रिक्शन क्यों आया? क्योंकि दोनों देश का गवर्नमेंट चेंज हो। यूएसए में किसी और गवर्नमेंट का कंट्रोल है और इंडिया में किसी और गवर्नमेंट का कंट्रोल है। हाँ, अगर यूएसए में भारत की सरकार बन जाती है तो हमारे यहाँ भी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल होगा, तो यूएसए भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा, जो कि अभी संभव नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ यहीं से डेफिनेशन भी निकल के आया है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है वो उन सारे जोग्राफिकल एरियाज़ को कहेंगे, चाहे वो हमारे देश के अंदर हो चाहे ना हो, जो कि एक किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और उस एरियाज में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, पर्सन हो पा रहा है। ठीक है, तो कोई भी एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है किस पे? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, अगर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मौजूद है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, अगर नहीं है नहीं होगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, और फ्री फ्लो तभी हो सकता है जब हमारा किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। गवर्नमेंट चेंज होगा, फ्री फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा डेफिनेशन है। चलिए अब आगे देखते हैं डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू ऑल दोज जोग्राफिकल एरियाज that are administered by a government and within which there is free flow of goods, services, capital and person। तो जो बातें हम लोगों ने उधर सीखा हिंदी में वही सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। चलिए, तो ये कंसेप्ट रहा। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो अब हम लोग उसी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा, जो थिंग्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ द पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर बॉडीज़ एंड एरोस्पेस। यानी कि जो हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा ही होगा हर हाल में। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ जो एरोस्पेस है यानी कि जो एयर रूट्स है इसके ऊपर, वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। और एरोस्पेस के अलावा जो आप टेरिटोरियल वाटर बॉडीज़ देख रहे हैं, यानी कि जो कोस्टल वाटर बॉडीज़ देख रहे हैं, ये भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस पर सबका कंट्रोल किसका है? हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर क्या पूरा समंदर अपना है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो 12 नॉटिकल्स का जो एरिया है, 12 नॉटिकल्स को जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 22 किलोमीटर आएगा, यानी कि 22 किलोमीटर तक हमारे भारत देश का कंट्रोल है।
और 22 किलोमीटर तक के रेंज में कोई भी बाहरी देश का नागरिक बिना परमिशन के नहीं आ सकता। अगर वो आता है तो वो उसका अगेंस्ट लीगल कार्रवाई ले सकती है, या अगर परमिशन लेके आया तो ठीक है, बिना परमिशन के घुस जाता है तो फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पहला कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स बिटवीन 2 कंट्रीज अब्रॉड, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ सिंगापुर और जापान के बीच में एक एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, एरोप्लेन चल रहा है और इस एरोप्लेन का जो मालिक है वो हमारा टाटा एयरलाइंस है। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं टाटा एयरलाइंस कहाँ की कंपनी, इंडियन कंपनी है। तो भले ये जो एरोप्लेन है वो सिंगापुर और जापान के बीच में चल रहा है, लेकिन इसका जो कंट्रोलिंग पावर है, इसका जो डिसीजन मेकिंग पावर वो किसके पास है, इंडियन रेसिडेंट के पास है, रतन टाटा जी के पास है। ठीक है, अब इसीलिए इसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रखते हैं, क्योंकि सारा डिसीजन, सारा जो आपका जो कंट्रोल है वो हमारे इंडियन रेसिडेंट के पास है। सेम केस है शिप्स के पास। अगर मान लीजिए श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में शिप चल रहा है, लेकिन उसका जो ओनर है वो कोई इंडियन है, रेसिडेंट है, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि वो शिप से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, इंडियन रेसिडेंट लेगा। ठीक है, अब जो थर्ड जो कंपोनेंट है वो हमारा है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग वेसल्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड फिशिंग वेसल्स ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर 12 किलोमीटर के अंदर आप कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स आप एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन पॉइंट आप डिस्कवर करते हैं, तो उस पर तो आपका एक्सक्लूसिव राइट है, और कोई बाहरी देश का कोई भी कंपनी इस 12 किलोमीटर के अंदर आकर के कोई भी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल्स के बाहर का जो एरिया है, लगभग 200 नॉटिकल्स तक, वो होता है हमारा इंटरनेशनल जोन में आता है, यानी कि उसको एक नाम दे दिया गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये खुला एरिया है। यहाँ पे क्या होता है कि 200 नॉटिकल्स तक, यानी कि लगभग 370 किलोमीटर तक आप अगर कोई भी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स अगर आप डिस्कवर करते हैं तो आप पे आपका उस पर कंट्रोल है। लेकिन अगर आपके जस्ट बगल में कोई दूसरा देश अगर सेम कोई नेचुरल गैस रिग्स अगर डिस्कवर करता है तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब वो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ में। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है 12 किलोमीटर तक तो आप मना कर सकते हैं क्योंकि वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन 12 किलोमीटर के बाद जो 12 नॉटिकल्स के बाद जो यानी कि 200 नॉटिकल्स तक के एरिया में आप किसी को मना नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने डिस्कवर किया तो आपका एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक है, तो यही है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। अब इसमें जो शिप चलेगा, जो फिशिंग वेसल्स होंगे, अगर रेसिडेंट चला रहा है 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल्स तक, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ रही है। और जो लास्ट जो कंपोनेंट है वो है हमारा एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हर देश जो होता है एक दूसरे देश के साथ एक ट्रेड रिलेशन रखता है, साथ ही साथ सोशल और ट्रेडिशन एक्सचेंज भी होते हैं। ठीक है, सोशल कस्टम्स एक्सचेंज होते हैं। तो कुछ हमारे रेसिडेंट्स यूएसए में रहते होंगे और यूएसए के रेसिडेंट हमारे देश में रहते होंगे। तो जब हमारा रेसिडेंट जो है यूएसए में रहता होगा सिटीजन, तो उसको अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो क्या दौड़ दौड़ के इंडिया आएगा? नहीं। इसके लिए क्या करती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिप्लोमेट को हायर किया है। ठीक है, और उस डिप्लोमेट को क्या नाम दिया गया? एम्बेसडर। यानी कि फॉरेन देश में हमारे रेसिडेंट को कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो वो किसको कांटेक्ट करेगा? एम्बेसडर को कांटेक्ट। और एम्बेसडर का काम ही होता है कि अपने देश के इंटरेस्ट को, अपने देश के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है बाहरी देशों में। ठीक है, तो अब ये एम्बेसडर जिस ऑफिस में बैठता है उसको हम लोग एम्बेसी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये एम्बेसी क्या है ना कि ये गवर्नमेंट बॉडी है। ये जरूरी नहीं कि एम्बेसी अगर यूएसए में है तो यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। ये एम्बेसी जिस देश का होगा, कंट्रोल उसी देश का होगा, चाहे वो हम किसी भी देश में रहें। ठीक है, तो हम लोग जब भी जानते हैं कि कंट्रोल पे डिपेंड करता है डोमेस्टिक टेरिटरी होगा कि नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या है ना हम लोग एक्सेप्शन के रूप में भी पढ़ते हैं कि अगर हमारा एम्बेसी, मान लेते हैं इंडियन एम्बेसी अगर यूएसए में है तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इंडियन एम्बेसी पे पूरी तरह से कंट्रोल किसका है? इंडियन
गवर्नमेंट का। वहाँ पे छोटा से छोटा डिसीजन कौन लेगा? इंडियन गवर्नमेंट लेगा। इवन यूएसए की मिलिट्री भी एम्बेसी में एंटर नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन, ठीक है। ये इतना कंट्रोल होता है, ठीक है। तो फॉरेन एम्बेसी कॉन्सुलेट्स जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं उस पर जिस देश का वो रहेगा एम्बेसी, उसी देश का कंट्रोल होता है, इसीलिए वो उसी पर्टिकुलर देश का डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। सिमिलर होगा, अपोजिट केस होगा कि जब यूएसए का एम्बेसी अगर मान लीजिए इंडिया में है, ठीक है, यूएसए का एम्बेसी इंडिया में है, तो ये हमारे इंडिया के अंदर रहते हुए भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब इस एम्बेसी पे कंट्रोल किसका है? यूएसए के गवर्नमेंट का है, ठीक है। जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे कौन लेगा? यूएसए की गवर्नमेंट लेगी, इसीलिए हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ये नहीं होगा। तो डिफरेंस को समझिए, ये हमारा एक्सेप्शन भी होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सा चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, चारों कंपोनेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 2 ही चीज़ होता है जो हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है जो फॉरेन एम्बेसीज होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि फॉरेन देश का जो एम्बेसी है वो अगर हमारे भारत देश में लोकेटेड है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये फॉरेन एम्बेसी पे कंट्रोल उसी देश का होगा जिस देश का ये एम्बेसी है, ठीक है। जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो उस देश के द्वारा लिया जाएगा। हमारे देश की गवर्नमेंट या मिलिट्री उस एम्बेसी में घुस भी नहीं सकती, ठीक है, इंटरफेयर नहीं कर सकती। सेकेंड जो होता है, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब का अगर एक ब्रांच हमारे इंडिया में है तो इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये भले ब्रांच हमारे इंडिया में, लेकिन इसका जो कंट्रोलिंग है, जो चाबी है, वो किसके पास है? जिस देश की ये कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हेडक्वार्टर होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का, वहीं से ये ब्रांच ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं सारा जो कि हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। तो होप सो कि आपको याद हो गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। हाँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि कंपनी लॉ हर देश का अलग अलग होता है, ठीक है। तो कंपनी जिस देश में जाती है उसी देश का डोमेस्टिक टेरिटरी का माना जाता है, ठीक है। तो कंपनी को कंसीडर मत करिएगा। देखिए सबसे पहला क्या है? एन इंडियन कंपनी इन लंदन। ये कंपनी भले इंडिया की है लेकिन ऑपरेट कहाँ कर रही है? लंदन में, ठीक है। तो लंदन में जब ऑपरेट कर रही है तो इसको लंदन के कंपनी लॉ से कोलैबोरेट करना होगा, उसको फॉलो करना होगा। तो इसीलिए ये कहाँ का डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया? लंदन, यानी कि हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ये नहीं होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी? अमेरिका की कंपनी, ठीक है। तो अमेरिका की, भले अमेरिका की कंपनी है लेकिन ऑफिस है कहाँ? इंडिया में। तो इसको इंडियन गवर्नमेंट का रूल बनाए गए द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको फॉलो करने होंगे, इसलिए हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापान, सेम कंसेप्ट, इंडिया में है, भले जो कंपनी है जापान का है फिर भी, लेकिन वो हमारे इंडिया में है तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियन कंपनी है लेकिन काम कहाँ कर रही है? न्यूयॉर्क में, तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक, फिर स्टेट बैंक, तो बैंकिंग भी क्या है? एक कंपनी है, ठीक है। और बैंकिंग रूल्स भी हर देश का अलग अलग होता है, बैंकिंग सिस्टम। तो जिस देश का वो हो गया उसी देश का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। तो भले ही ये स्टेट बैंक हमारे इंडिया का है लेकिन कब ऑपरेट कहाँ कर रही है? चाइना में, तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, यानी कि फॉरेन बैंक का एक ब्रांच हमारे भारत देश में है तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि अभी इसको इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, RBI के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये देखिए रशियन एम्बेसी इन इंडिया, यानी कि रसिया का एम्बेसी इंडिया में, तो भले ये इंडिया में है लेकिन एम्बेसी पे कंट्रोल किसका होगा? रशियन गवर्नमेंट का होगा। अभी हम लोगों ने एक्सेप्शन में देखा कि इंडिया में रहते हुए भी हमारा ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता, तो इसीलिए ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसका कंट्रोलिंग हैंड कहाँ है? रसिया गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट जो हमारा इंडियन एम्बेसी इन जापान, वही कंसेप्ट है। इंडियन एम्बेसी कहाँ की, इस पर कंट्रोल किसका होगा? इंडियन गवर्नमेंट का होगा, भले ये जापान में। तो जापान में रहते हुए भी हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि सारा जो डिसीजन मेकिंग है, सारा कंट्रोलिंग पावर हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास है। लास्ट जो है, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, यानी कि जो टाटा है भले कंपनी इंडिया की है लेकिन ये काम कहाँ कर रही है? अमेरिका में, तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको कंसेप्ट पता चला होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग अगला कंसेप्ट लेकर के आएंगे।